हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो हमें मोस्टली फील्ड में देखने को मिली जाती है। तो उस बीमारी का नाम है निमोनिया। देखिए, इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं बताऊं तो क्या होता है कि जब फेफड़ों की म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन आ जाती है और ये सूजन जो है ब्रोंक्यूलस तक पहुँच जाती है तो पशु को श्वसन गति में रुकावट आ जाती है, पशु को खांसी आती है। इस स्थिति को ही निमोनिया कहते हैं। वैसे पशु में निमोनिया यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम काफ़ी सारी बीमारियों में होती है, लेकिन मोस्टली हम बात करने वाले हैं दो तरह की निमोनिया के बारे में, लाइक ड्रेंसिंग निमोनिया और पैरासाइटिक निमोनिया। तो आज की इस वीडियो में निमोनिया के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। इसी के साथ निमोनिया का कारण, लक्षण और उपचार और बचाव के बारे में भी बताया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे निमोनिया के कारण के बारे में कि क्या कारण होता है जिससे पशु में निमोनिया होता है। देखो, इसके कई सारे कारण होते हैं, जिसमें से एक है भौतिक कारण, जीवाणु कारक, विषाणु कारक और परजीवी कारक, इसी के साथ फफूंदी कारक। इन कारणों से जो है पशु में निमोनिया होता है। इन एक एक के बारे में हम विस्तार से आगे जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक कारणों के बारे में। फिजिकल एजेंट यानी कि ऐसे में क्या होता है कि पशु में गैसों और रासायनिक पदार्थों का श्वसन के साथ फेफड़ों में प्रवेश करना, इससे भी निमोनिया पशु में हो सकता है। दूसरा, जैसे जीवाणु कारक बैक्टीरियल एजेंट की बात करें तो पार्सुरेला मल्टीसेरा जो कि गलघोटू का रोग कारक है, इससे भी पशु में निमोनिया हो जाता है। वही सिम्टम्स दिखते हैं जिससे पशु को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। दूसरा, कंटिग्यूस बोवाइन प्लेरोनिमोनिया। तीसरा है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। देखो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है क्षय रोग होता है, यानी कि टीबी का ही रोग कारक होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा जिसमें बताया जाएगा कि टीबी रोग होता कैसे, इसके लक्षण कैसे, इसका टेस्ट कैसे किया जाता है, राइट ना, इसका उपचार क्या है। क्योंकि मैंने इसको इसमें इसलिए ऐड किया है क्योंकि लगभग वही जो है सिम्टम्स आते हैं, पशु को सांस लेने में ही दिक्कत आती है, फेफड़ों में पानी भर जाता है, सूजन हो जाती है, राइट ना। तो यही सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, इसलिए मैंने यह रोग कारक इसमें ऐड किया है। तीसरा हम बात करेंगे विषाणु कारक, जो काऊ में एडेन वायरस एंड काफ में जो वायरल निमोनिया इन काफ, ये निमोनिया पशु में फैलता है। हॉर्स की बात करें तो इक्विन इन्फ्लुएंजा और भी काफ़ी कारण होते हैं जिससे हॉर्स में भी निमोनिया होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परजीवी कारक। देखिए, यह होता है एंडोपैरासाइट की वजह से, गोलकृमि की वजह से, जिसकी प्रजाति मैंने लिखी है डाइसाइटोक्लस विविपरस नामक गोलकृमि। तो इनके कारण जो है पशु में निमोनिया हो जाता है। लेकिन निमोनिया के कारणों की बात हमने कर ली, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पशु में ड्रेंसिंग निमोनिया कैसे होता है। इसके कारण और बचाव के बारे में हम जानेंगे। देखिए, कारण होता है नाल के द्वारा गलत तरीके से औषधि पिलाने पर औषधि का श्वसन तंत्र में चले जाना, जिस कारण पशु को सांस लेने में दिक्कत होती है। यह सबसे खतरनाक निमोनिया होता है। देखिए, पशु को हम किसी भी प्रकार की औषधि जो ओरली हम दे रहे हैं, स्काल जेल हो गया और भी काफ़ी सारी ऐसी मेडिसिन आती है जो हमें ओरली पशु को देनी रहती है। तो जिससे क्या है कि पशु को ज़्यादा मुंह ऊपर करने से या फिर सही हमें अगर पता नहीं है और गलत तरीके से नाल देने पर क्या होता है कि जो भी फ्लूइड हम दे रहे हैं, पशु को औषधि दे रहे हैं, वो सीधी फेफड़ों में चली जाती है, जिससे क्या है कि पशु को ड्रेंसिंग निमोनिया हो जाता है। देखिए, इसमें सावधानी क्या रखनी है हमें ड्रेंसिंग कराते समय। ड्रेंसिंग यानी कि कुछ भी मेडिसिन पिलाना है ना, ड्रेंस कराना। तो ड्रेंसिंग करते समय जानवर की जीभ न पकड़नी चाहिए, ठीक है। दूसरी सावधानी रखनी है कि ड्रेंसिंग एक तरफ से ही करें और ड्रेंसिंग करते समय पूरी दवाई एक साथ ना पिलाएं। यही कुछ सावधानियां हैं जो आप पशु को किसी भी प्रकार की कोई औषधि जो है नाल के रास्ते या फिर ओरली या मुंह के रास्ते पशु को दे रहे हैं, तो जिससे क्या है कि ड्रेंसिंग निमोनिया होने को बचा सकते हो। तो ये कुछ सावधानी आपको रखनी चाहिए। वैसे तो मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही ये जो निमोनिया है उसके लक्षण के बारे में बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं अगर बताऊं तो देखिए, जैसे पार्सुरेला मल्टीसेरा होता है उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है। गलघोटू में पशु को कैसे सिम्टम्स देखने को मिलते, वही जो सांस में पशु को दिक्कत होती है ना, तो यही सारे जो है पशु को निमोनिया होने पर सिम्टम्स दिखाई देते। फिर भी मैं कुछ सिम्टम्स की और बात करूँ तो जैसे पहला होता है पशु के श्वास की गति तेज़ हो जाती है, पशु को बार बार खांसी आने लगती है, इस प्रकार के केसेज में। इसी के साथ इलाज नहीं मिलने पर पशु को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। मोस्टली इसकी मौत भी पशु में इसलिए होती है क्योंकि उसकी ट्रेकिया जाम हो जाती है और फेफड़ों में सूजन आने की वजह से पशु को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है और तत्पश्चात पशु की मौत
हो जाती है। इसी के साथ जैसे गलघोटू है तो उसमें पशु के सांस के साथ गुर गुर की आवाज़ आएगी, है ना, पशु मुंह फाड़ के जो है सांस लेने लगेगा। यही सारे निमोनिया के लक्षण हैं। इसी के साथ नाक से पतले पानी जैसा गाढ़ा जो है तरल पदार्थ जो मवाद है नाक से बाहर आना शुरू होगा। लाइक सर्दी हो जाती है हमें, कैसे लक्षण आते हैं सेम वैसा ही जो है पशु में भी हमें देखने को मिलेगा। देखिए कारण और लक्षण के बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं पशु में निमोनिया के ट्रीटमेंट के बारे में कि क्या उपचार करें जब पशु में निमोनिया हो जाए। तो देखिए उपचार के लिए हम पशु को सबसे पहले एंटीबायोटिक देंगे। इंजेक्शन सेफ्ट्रिजोन टेजोबेक्टम जो एंटासेप टेजो करके मार्केट में अवेलेबल है एंटास कंपनी का, और इसी के साथ अमोक्सिसिलिन प्लस क्लोजासिलिन और DCR जो पेनिसिलिन ग्रुप का आता है, और सेफ्टिफोर सोडियम जो एक्सनल करके इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल है 1 ग्राम का। और यह सारी एंटीबायोटिक तो हमें पशु में लगानी है। देखो मैंने सब जो है एक ही बार में नहीं लगाई है, मैंने इसमें से एक एंटीबायोटिक आप पशु को लगा सकते हैं। दूसरे इंजेक्शन की बात करें आइसोफ्लूइड प्रेडनिसोलोन जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। प्रेडनिसोलोन को हम प्रेग्नेंट पशु में नहीं लगाएंगे। यदि प्रेग्नेंट पशु है तो इस कंडीशन में हम प्रेग्नेंट पशु में यदि निमोनिया होता है तो उस कंडीशन में हम ये जो आइसोफ्लूइड इंजेक्शन है वो उपयोग करेंगे बजाय प्रेडनिसोलोन के। तीसरा हम इंजेक्शन यूज़ करेंगे पशु में मैग्लोडाइन जो एंटी पायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एनाल्जेसिक जो ड्रग होती है दर्द बुखार सूजन की, वो हम पशु में उपयोग करेंगे। डोज के बारे में और कितना पशु को देना है इन सब के बारे में मैंने आगे बता रखा है, लेकिन पहले ये इंजेक्शन आप नोट कर दें। तीसरा इंजेक्शन लगाएंगे CPM जो एंटी हिस्टामिन आता है वो पशु में उपयोग करेंगे। और लास्ट इंजेक्शन है इंजेक्शन आइवरमेक्टिन जो पशु को हम सबकट रूट से लगाएंगे। इसका उपयोग हम इसलिए करेंगे क्योंकि पैरासाइटिक निमोनिया भी पशु में हो यदि इंडो पैरासाइट की वजह से, तब इससे खत्म हो जाएगा। आगे भी बताऊंगा एल्बेंडाजोल फेनबेंडाजोल भी हम पशु में उपयोग कर सकते हैं। फील्ड में आपको कभी भी इस प्रकार का केस देखने को मिले तो पशु की पहले डिवर्मिंग जरूर कराए, चाहे नीलजान हो, एल्बेंडाजोल हो, फेनबेंडाजोल। प्रेग्नेंट पशु हो तो फेनबेंडाजोल देनी है, और प्रेग्नेंट पशु को हम नीलजान भी दे सकते हैं, राइट ना। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप पूरा देख लेना, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, कौन सी बोलस कब कौन से पशु को देनी है, क्या डोज देना है ना। ये एल्बेंडाजोल फेनबेंडाजोल इसी के साथ एल्बोमार एल्बेंडाजोल जो लिक्विड फॉर्म में आता है, उन सब के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है। अब हम डिटेल से बात करेंगे सारे इंजेक्शन के बारे में। तो पहला इंजेक्शन है एंटासेप टेजो जिसमें सोल्ट रहता है सेफ्ट्रिजोन टेजोबेक्टम। इसकी डोज की बात करें तो 5 से 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से उसको लगाना रहता है। इसकी रूट है इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस, यानी कि जिस पशु का बॉडी वेट 300 से 350 kg है तो उस कंडीशन में हम 33-75 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो हम लगा सकते हैं। अगर IV लगा रहे हैं तो स्लो IV लगाना है, क्योंकि इसको फास्ट लगाओगे पशु को चक्कर आ सकते, पशु अचानक बैठ जाएगा। जहाँ फील्ड में आपको पता नहीं गलत कमेंट भी लोगों द्वारा या फिर ओनर द्वारा मिल सकता है। सो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिस पशु का 400 से 500 kg बॉडी वेट है तो उसको हम 4500 mg का जो आता है ये इंजेक्शन तो वो हम लगा सकते हैं इंट्रावीनस और इंट्रामस्कुलर रूट से। इंट्रावीनस हमें स्लो ही लगाना है। अगली एंटीबायोटिक हम बात करें तो वो है एक्सनल जिसमें सॉल्ट रहता है सेफ्टिफोर सोडियम, जिसकी डोज की बात करें तो 1.1 से 2.2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से उसको लगाना रहता है। यानी कि जिस पशु का बॉडी वेट 300 से 400 kg है तो उसके लिए 1 ग्राम पर्याप्त है। 1 ग्राम हम लगा सकते हैं। इसका रूट ओनली इंट्रामस्कुलर है। देखिए जो मैंने आगे एंटासेप टेजो बताया वो और ये दोनों एंटीबायोटिक साथ में नहीं लगानी है। अगर आप एक्सनल लगाते हैं तो एंटासेप टेजो नहीं लगाना है, टेजो लगाते हैं तो एक्सनल नहीं लगाना है। दोनों में से एक लगा सकते हैं, दोनों का अच्छा ही रिजल्ट है और आगे जो मैंने एंटीबायोटिक बताया उनका भी अच्छा ही रिजल्ट है। तो अगला इंजेक्शन है इंजेक्शन मैग्लोडाइन जिसमें सोल्ट रहता है फ्लूनेक्सिन मैग्लोडाइन। देखिए इसकी डोज की बात करें तो ये डोज 1.1 से 2.2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको लगाना रहता है। यानी कि जिस पशु का बॉडी वेट 45 किलो है तो उसको हम 2 ml लगा सकते हैं। और इसी के साथ जो पशु जिसका 300 से 400 kg बॉडी वेट है, 300 किलो बॉडी वेट वाले पशु को हम 15 ml लगा सकते हैं। रूट रहेगा इंट्रावीनस और इंट्रामस्कुलर। इसी के साथ जो 400 kg बॉडी वेट वाला पशु है तो उसको हम 20 ml लगा सकते हैं। रूट यही रहेगा इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस। अगला इंजेक्शन है इंजेक्शन प्रेडनिसोलोन जिसमें सॉल्ट भी प्रेडनिसोलोन ही आता है। प्रेडनिसोलोन नाम से ही मार्केट में उपलब्ध है। इसकी हम डोज की बात करें तो 0.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको लगाना रहता है। इसकी टोटल डोज जो है छोटा पशु है लाइक 300 kg बॉडी वेट वाला पशु है तो उसको हम 10 ml लगा सकते हैं। 400 अबव जो जिसका पशु का बॉडी वेट है तो इसको हम 20 ml लगा सकते हैं। 140 पशु को लगाना है, यानी कि एक दिन पशु में कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन यूज किया है तो अगले दिन इसको नहीं यूज़ करना है। बाकी जो निमोनिया का ट्रीटमेंट है वो लगातार 3 से 4 दिन हम पशु में कर सकते हैं।
तो इसमें बस एक सावधानी यही रखनी है। और प्रेडनिसोलोन जो है प्रेग्नेंट पशु को नहीं लगाना, ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा, जो प्रेग्नेंट पशु है उसको हम आइसोफ्लूइड जो है इंजेक्शन उपयोग कर सकते हैं। जो नॉन प्रेग्नेंट है उसमें हम प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन उपयोग कर सकते हैं। आइसोफ्लूइड पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप सीधा देख लेना। अगला इंजेक्शन है जीट। इंजेक्शन जीट जो एंटी हिस्टामिन की श्रेणी में आता है, जिसमें सोल्ड रहता है क्लोरफेरामाइन मेलेट। इसकी डोज की बात करें, टोटल डोज होती है इसकी 300 केजी बॉडी वेट वाले पशु को हम 10 ml लगा सकते हैं। 300 से अबव जो 400 से प्लस है तो उसको हम 15 ml इंट्रामस्कुलर रूट से लगा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जीट, ये क्लोरफेरामाइन मेलेट है, यह भी पशु में अबॉर्शन का कारण बन जाता है, तो ओवरडोज हमें पशु में इसकी भी नहीं देनी है। देखिए, एक और बात बता दूं, यह वीडियो जो है केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए ही बनाया गया है। यानी कि पशुपालक यदि वीडियो देखकर पशु में किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो उससे जो हानि होगी उसके जिम्मेदार वह स्वयं रहेंगे, क्योंकि यह वीडियो जो है केवल प्रैक्टिशनर के लिए, वेटनरी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ही, जो वीडियो को देखकर इंजेक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। और अगर प्रैक्टिशनर किसी प्रकार का इंजेक्शन का पशु में उपयोग करते हैं तो वो अपने सीनियर पशु चिकित्सक से एक बार संपर्क जरूर करें, उनको केस हिस्ट्री बताए, पशु की कंडीशन बताए और जो गर्भावस्था उसकी वो ट्राइमेस्टर के बारे में बताए, उसके बाद ही जो है पशु में यह इंजेक्शन उपयोग करें। तो फाइनली आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जरूर जुड़ें। साथ ही मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से सीधे आप मेरे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।